कल आपको द्रवों में प्रसार बताया गया था। द्रवों में प्रसार जो है वो केवल आयतन प्रसार होता है। द्रवों में न तो रेखीय प्रसार होता है और न ही क्षेत्रीय प्रसार होता है, केवल आयतन प्रसार होता है। और वो आयतन प्रसार दो प्रकार का होता है, आभासी आयतन प्रसार और वास्तविक आयतन प्रसार। वो द्रव की अपनी विशेषता के कारण होता है, क्योंकि द्रव को आप किसी बर्तन में रखकर गर्म करते हैं, इसलिए बर्तन का फैलाव भी मायने रखता है। अगर बर्तन के प्रसार को आप शामिल कर लेते हैं तब तो वो वास्तविक प्रसार हुआ, और बर्तन के प्रसार को आप इग्नोर कर देते हैं तो आभासी प्रसार हुआ। ठीक है ना, ये आपको बताया गया था। गैसों में जो प्रसार है वो अभी मैं चर्चा कर दे रहा हूं फिलहाल गैसों प्रसार की, लेकिन गैसों में प्रसार के लिए एक अलग से चैप्टर ही आपको मिलेगा, उसमें आप अच्छे से उसको समझ जाएंगे। ठीक है, गैसों में प्रसार के पहले आप आ जाइए, विशिष्ट ऊष्मा क्या है, ऊष्माधारिता क्या है और कैलोरीमिति का सिद्धांत। यद्यपि आपने इसको 9th में पढ़ा होगा, 9th में ऊष्मा अगर रहा होगा चैप्टर में। अब क्या क्या चैप्टर हमको नहीं पता इस समय, लेकिन ऊष्मा होना चाहिए। ठीक है, नहीं होगा तो हम पढ़ा ही रहे हैं उसको। ऊष्माधारिता क्या है, विशिष्ट ऊष्मा क्या है और साथ ही साथ कैलोरीमिति का सिद्धांत क्या है। ठीक है, ये आपको जानना है। एक चीज आप और जान लीजिए कि एग्जाम आपका हाफ ईयरली एग्जाम ये नवंबर के लास्ट में, बताया भी होगा अपने सामने भी, नवंबर के लास्ट में या तो दिसंबर के फर्स्ट वीक में होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर हो जाना होगा। जो भी पढ़ाया गया है आएगा उसी में से, ऐसा नहीं कि बाहर दिया जाएगा। अगर 2 लेसन पढ़ाया गया है तो 2 ही दिया जाएगा, 1 पढ़ाया गया तो 1 दिया जाएगा। लेकिन जितना पढ़ाया गया है वो बिल्कुल आपको लर्न होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए। बिल्कुल हर सब्जेक्ट के नोट्स जो है वो एकदम अप टू डेट होने चाहिए। ठीक है, तो इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे हमेशा। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कोरोना का बहाना लेकर के अगर आप घर बैठेंगे तो अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसका मतलब यहां से तो पास हो जाएंगे, है ना, सरकार का एक आदेश आ जाएगा कि कोरोना के नाते सबको प्रोन्नत कर दिया जाएगा, प्रमोट कर दिया जाएगा, आप 11 से 12 पहुंच जाएंगे। लेकिन 12 पहुंचना कोई बड़ी बात थोड़ी है। आगे आपका जो पोर्शन छूट जाएगा, जो आप इग्नोर कर रहे हैं अभी, वो पोर्शन हमेशा के लिए आपका वीक हो जाएगा। फिर आप उसको कभी भी तैयार करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। जो पोर्शन एक बार वीक हो गया वो हमेशा के लिए आपका कमजोर अंग हो गया। फिर उसको आप कितना भी मजबूत करना चाहेंगे, जब बेस कमजोर है, नींव कमजोर है, तो महल चाहे इतनी ऊंची हो उसका कोई भरोसा नहीं कि कब ढह जाए। समझ रहे हैं? बहरहाल पहले विशिष्ट ऊष्मा आ जाइए। विशिष्ट ऊष्मा, देखिए विशिष्ट ऊष्मा क्या है। किसी पदार्थ को जब हम गर्म करते हैं तो गर्म करने के लिए उसको ऊष्मा देनी पड़ती है। ऊष्मा देंगे तो वह वस्तु ऊष्मा ले लेगी, एब्जॉर्ब करेगी, उसका तापमान बढ़ेगा, रेज होगा, तापमान गर्म हो जाएगा, वह ऊष्मा का संचय करती जाएगी और ऊष्मा का संचय करने से उसका तापमान बढ़ता जाएगा। अब ये बात और है कि पदार्थ की ज्यादा मात्रा अगर है तो काफी ऊष्मा आप देंगे तब जाकर उसका तापमान बढ़ना शुरू होगा, और पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा अगर है तो आप थोड़ा सा ही तापमान देंगे, ऊष्मा देंगे तो तापमान बढ़ना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो किसी पदार्थ को दी जाने वाली ऊष्मा या ये ली जाने वाली ऊष्मा के संबंध में भी सत्य है। किसी पदार्थ को दी जाने वाली ऊष्मा की मात्रा या ली जाने वाली ऊष्मा की मात्रा उस पदार्थ के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। कहने का मतलब कि अगर हम पानी को बड़े से बाल्टी में भरकर गर्म करेंगे तो हमको ज्यादा ऊष्मा देनी पड़ेगी, तब जाकर के उसका तापमान बढ़ेगा, अर्थात उस ऊष्मा का असर होगा। लेकिन अगर थोड़े से छोटे से ग्लास में या कटोरी में पानी ले लीजिए, गर्म कर दीजिए, तो जल्दी ही बॉयल होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर ज्यादा द्रव्यमान की वस्तु है तो उसको गर्म करने के लिए ज्यादा ऊष्मा देनी पड़ेगी, और कम द्रव्यमान की वस्तु है तो कम ऊष्मा देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। ठीक है, दूसरी चीज ये कि दी जाने वाली ऊष्मा की मात्रा उस पदार्थ के ताप में होने वाली वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात आप इस पदार्थ का ताप ज्यादा बढ़ाना चाह रहे हैं
आपको ज्यादा उष्मा देनी पड़ेगी, और ताप वृद्धि कम करना चाह रहे हो तो कम उष्मा देनी पड़ेगी। तो Q प्रोपोर्शनल टू M होता है और Q प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T होता है। इसको हम एक में कंबाइन करेंगे जब, तो Q प्रोपोर्शनल टू M इंटू डेल्टा T हो जाएगा। दोनों को एक में कंबाइन कर दिया हमने, दोनों के अनुक्रमानुपाती हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां पर जब आप साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाएंगे, है ना, अनुक्रमानुपात का चिन्ह आप यहां हटाएंगे, तो आपको यहां एक कांस्टेंट मिलेगा, और वो कांस्टेंट मिलेगा यस, दैट इज स्पेसिफिक हीट। ठीक है, ms इंटू डेल्टा टी, जहां यस को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। ठीक है, यस यहां पर क्या है, जिस पदार्थ को आपने गर्म किया है उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा है। Q बराबर ms डेल्टा टी, या यहां से S की वैल्यू निकालना चाहें तो Q अपान M इंटू डेल्टा टी। यहां से हम डिफाइन करेंगे विशिष्ट ऊष्मा को या स्पेसिफिक हीट को, डिफाइन यहां से करेंगे। क्या है स्पेसिफिक हीट, ये ध्यान दीजिएगा, S इक्वल टू Q अपान M इंटू डेल्टा टी है। अगर यहां पर M की वैल्यू हो जाए 1 ग्राम, वो पदार्थ लिया जाए 1 ग्राम, ठीक है, और डेल्टा टी जो ताप में वृद्धि हो रही है उसको हम कर दें 1 डिग्री सेल्सियस। ताप में वृद्धि को हम कर दें 1 डिग्री सेल्सियस, और जो द्रव्यमान है वो 1 ग्राम लिया जाए, तब इस अवस्था में जो S है आपका वह Q के इक्वल हो जाएगा। अर्थात किसी पदार्थ को दी जाने वाली ऊष्मा की मात्रा उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा के बराबर होती है। कब? जबकि पदार्थ का द्रव्यमान 1 ग्राम लिया जाए और उसके तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो। अर्थात 1 ग्राम पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, 1 ग्राम पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की मात्रा की आवश्यकता होती है उसे उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। ठीक है ना, आपने 1 ग्राम जल लिया, 1 ग्राम जल, और उसका तापमान आपको बढ़ाना है 1 डिग्री सेल्सियस। तो 1 ग्राम जल लिया आपने और उसका तापमान आपने बढ़ाया 1 डिग्री सेल्सियस, जितनी ऊष्मा की मात्रा देनी पड़ेगी वही जल की विशिष्ट ऊष्मा हो जाएगी, वही जल की विशिष्ट ऊष्मा हो जाएगी। बात क्लियर हुई? जल की विशिष्ट ऊष्मा क्या है? 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की मात्रा की आवश्यकता होती है उसे जल की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप 1 ग्राम ही ले सकते हैं, किलोग्राम ले लीजिए। देखिए, विशिष्ट ऊष्मा का जो मात्रक है Q जो है, इसका मात्रक है कैलोरी। क्या मात्रक इसका है? कैलोरी। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी बटे प्रति। ठीक है, M जो है ग्राम में और डेल्टा टी तो डिग्री सेल्सियस है, तो कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस यह विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक है। कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस यह विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक है। अगर हम द्रव्यमान को किलोग्राम में ले रहे हैं तब ऊष्मा को किलो कैलोरी में लेना पड़ेगा, किलो कैलोरी। इसका मतलब दूसरा मात्रक जो है वह किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। देखिए, जो ऊष्मा है हमारी, उस ऊष्मा के 3 मात्रक होते हैं। एक तो होता है कैलोरी, दूसरा इसका बड़ा मात्रक होता है किलो कैलोरी, और तीसरा जो है सबसे छोटा मात्रक होता है जूल। ठीक है, ऊष्मा का मात्रक जूल भी होता है, ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। ऊष्मा और ऊर्जा एक दूसरे के अपर रूप हैं। जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ऊष्मा और ऊर्जा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तो ऊष्मा का मात्रक भी जूल होता है, तो हो जाएगा जूल प्रति, जूल के साथ हमेशा किलोग्राम लिया जाएगा, जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। तो आप चाहे कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस कर दीजिए, चाहे किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस कर दीजिए, चाहे जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस कर दीजिए। अगर एमकेएस सिस्टम में पूछा जाए आपसे, तो एमकेएस सिस्टम में ऊर्जा का या ऊष्मा का मात्रक जूल होता है, कैलोरी नहीं होता।
इसलिए अगर एमकेएस सिस्टम में पूछा जाए कि विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, तो आप ये नीचे वाला बताएंगे, जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। यहां से आप ये देख रहे थे कि अगर 1 किलोग्राम जल हम ले लें और उसका तापमान बढ़ाएं 1 डिग्री सेल्सियस, तो जितनी ऊष्मा की मात्रा चाहिए वह 1 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस होगी। अर्थात विशिष्ट ऊष्मा जो होगी उस समय वह किलो कैलोरी के रूप में लिखी जाएगी, 1 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। मात्रक हमेशा यही रहेगा। ठीक है, वीमा आप पढ़ चुके होंगे, वीमा भी यहां कहीं बता दें आपको। देखिए कैलोरी ऊष्मा है, ऊष्मा मतलब जूल, वीमा हमेशा एमकेएफ में ली जाती है। जूल की वीमा आपको पता होगा, mL² T⁻², याद आ रहा है। जूल मतलब न्यूटन, मीटर को जूल कहते हैं। न्यूटन की वीमा mL/T-2 होती है। मीटर को L फिर लगाएंगे तो mL² T-2। ये जो है वीमा किसकी हो गई, ये वीमा हो गई आपकी कैलोरी की वीमा हो गई। m जो है द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक, द्रव्यमान को m से दिखाते हैं, इस तरह हो जाएगा। इनटू डेल्टा T का मात्रक क्या होता है, डिग्री सेल्सियस, इसको वीमा रूप में लिखते हैं थीटा। ताप को थीटा दिखाते हैं, वीमा में द्रव्यमान को m से दिखाते हैं, लंबाई को l से दिखाते हैं, समय को t से दिखाते हैं, कैपिटल T से, तापमान को थीटा दिखाते हैं। यहाँ t समय नहीं है, यहाँ t जो है टेम्परेचर है, और टेम्परेचर को दिखाते हैं थीटा से। यहां से आप डिवाइड करेंगे जब L² T-2, थीटा ऊपर जाएगा, थीटा -1, ये वीमा हो जाएगी, इसकी विशिष्ट ऊष्मा की वीमा हो जाएगी। ठीक है, तो जो भी भौतिक राशियां पढ़े आपको, उसके वीमा आप हमेशा याद करते रहिए, वीमा बहुत आवश्यक है। तो ये हो गई विशिष्ट ऊष्मा आपकी। ठीक है, देखिए जल की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है, जल की विशिष्ट ऊष्मा ध्यान दीजिएगा, यह सर्वाधिक होती है। लोहा, चांदी, तांबा, सोना, लकड़ी, प्लास्टिक, जितनी भी धातुएं हैं, अधातुएं हैं, द्रव हैं, सबसे ज्यादा। ठीक है, ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है, जल की। किसकी विशिष्ट होती है, जल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है। इसका आशय क्या हुआ, जल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है, इसका आशय यह हुआ कि 1 ग्राम जल 1 डिग्री सेल्सियस ताप वृद्धि के लिए जो ऊष्मा लेगा वही तो उसकी विशिष्ट ऊष्मा है, और विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है। इसका मतलब 1 ग्राम जल का तापमान अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे हम, तो वह ज्यादा ऊष्मा लेगा, वो ज्यादा लेगा। अन्य सभी द्रवों की अपेक्षा जल की विशिष्ट ऊष्मा जो है वह 1 होती है। कितनी होती है, 1 सिंगल, 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, या 1 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। समझ रहे बात को, जल की विशिष्ट ऊष्मा 1 होती है, आप याद कर लेंगे, चाहे कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस में कहेंगे, चाहे किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस में कहेंगे, जूल वाले नहीं। क्योंकि 1 कैलोरी में 4.18 जूल होता है, तब आप उसको इस तरह कहेंगे 4.18, ठीक है, और इंटू 10⁻³ लगाना पड़ेगा, तब जाके आएगा। तो जल की विशिष्ट ऊष्मा 1 होती है, 1। और सबकी क्या होती है, जो मिट्टी हमारी होती है, इसकी विशिष्ट ऊष्मा 0.2 होती है, बहुत कम होती है। तो जल की विशिष्ट ऊष्मा जो है वो सर्वाधिक होती है। ठीक है, अर्थात सीधे शब्दों में कह दें, घुमा के ना कहें, सीधे शब्दों में कहें हम, तो जल जो है गर्म होने के लिए ज्यादा ऊष्मा लेता है। जल गर्म होने के लिए ज्यादा ऊष्मा लेता है। ठीक है, अन्य सभी पदार्थों की अपेक्षा, अन्य चीजों को गर्म करेंगे जल्दी गर्म हो जाएगा, पानी गर्म करेंगे तो काफी देर में गर्म होगा वो। ठीक है, तो विशिष्ट ऊष्मा अगर किसी की ज्यादा है तो इसका आशय होता है कि वह खुद को गर्म होने के लिए ज्यादा ऊष्मा लेगा। ठीक है, और ज्यादा लेगा अगर तो ज्यादा देगा भी, जाहिर सी बात है। अगर कोई ज्यादा ऊष्मा ग्रहण कर रहा है अपना ताप बढ़ाने के लिए, तो जब वो ऊष्मा देगा ठंडे मौसम होने पर, तो ज्यादा ऊष्मा देगा भी। तो इसका लाभ क्या है, जल की विशिष्ट ऊष्मा का हमको कई लाभ है। जैसे रोगी के शरीर की सिकाई जो है गर्म जल की बोतलों से की जाती है। रोगी के शरीर में कहीं पर स्वेलिंग आ जाती है या फ्रैक्चर हो जाता है,
तो डॉक्टर उसको सिकाई के लिए बताते हैं। तो गर्म जल की बोतलों से भरा हुआ जो है या कोई पैक है भरा हुआ पानी से भरा हुआ गर्म करके उसी सिकाई की जाती है। क्यों? क्योंकि गर्म जल अगर है तो उसके पास ज्यादा ऊष्मा का संग्रह रहता है। अगर 200 ग्राम जल मान लीजिए भरा हुआ है, किसमें, किसी बोतल भरा हुआ है, ठीक है, कोई प्लास्टिक का पैक है उसमें भरा हुआ है 200 ग्राम जल, तो यहां आपको बताया हमने 1 ग्राम जल 1 डिग्री सेल्सियस ताप वृद्धि करेगा तो ऊष्मा लेगा 1 कैलोरी। तो 100 ग्राम जल अगर है तापमान करेगा 1 डिग्री सेल्सियस तो ऊष्मा हो जाएगी 100 कैलोरी। 100 कैलोरी ऊष्मा होगा अगर 100 ग्राम जल रहेगा। 200 ग्राम जल है तो 200 कैलोरी ऊष्मा रहेगी उसके पास, जबकि उसका तापमान बढ़ा है 1 डिग्री सेल्सियस खाली बस। और 200 ग्राम अगर जल है उसका तापमान बढ़ाना है 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब बॉयल करना है, तो 200 गुणे 100 कर देंगे तो हो जाएगा 20,000 कैलोरी या 20 किलो कैलोरी। 20 किलो कैलोरी ऊष्मा उसके पास रहेगी, ज्यादा ऊष्मा रहेगी कहने मतलब। तो अन्य सभी पदार्थों की अपेक्षा जल के पास ज्यादा ऊष्मा रहेगी। तो जब आप सिकाई करेंगे तो काफी देर तक आपके जो फ्रैक्चर वाले पार्ट हैं या सूजन वाले भाग हैं काफी देर तक उनको ऊष्मा देगा वो। अन्य कोई चीज रहेगा जल्दी ठंडा हो जाएगा। जब जल्दी ठंडा हो जाएगा तो बार बार बोतलों को बदलना पड़ेगा। हमको ऐसी चीज चाहिए जो काफी देर तक उसको गर्मी दे सके ना, इसलिए जल से भरी हुई, जो गर्म जल से भरी हुई बोतलें होती हैं उनका प्रयोग सिकाई वाले काम में होता है। इसी जल की अधिक विशिष्ट ऊष्मा के कारण ही, ठीक है, जो रेडिएटर होते हैं आपके गाड़ियों में, 4 व्हीलर जो गाड़ियां होती हैं उसमें जो रेडिएटर होते हैं उनको ठंडा करने के लिए पानी डालते हैं। ठंडा करने जब गर्म हो जाता है, आप बोनट खोलते हैं ना गाड़ियों का, उसमें जब गर्म हो जाता है रेडिएटर उसका, उसको आप रेडी वाटर कहते हैं। वैसे आप समझ में, रेडिएटर में क्या होता है, ऊष्मा का विकिरण करता है वो, उसको ठंडा करने के लिए पानी डालते हैं। एक कारण तो उसका ये पानी आराम से उपलब्ध है, तेल थोड़ी डालेंगे उसमें आप, हाँ, सरसों तेल थोड़ी डाल देंगे ठंडा होने के लिए। लेकिन अगर डाल भी देंगे तो वह तेल जो है जल्दी गर्म हो जाएगा। जब जल्दी गर्म खुद ही हो जाएगा वो, तो ठंडा क्या करेगा उसको ठंडा करना है, इसका मतलब उसकी गर्मी को एब्जॉर्ब करना है, अवशोषित करना है। तो ऐसा हमको चाहिए पदार्थ जो कि ऊष्मा को एब्जॉर्ब कर सके, मतलब ज्यादा ऊष्मा ग्रहण कर ले और कम ठंडा हो। समझ रहे बात को? तो जल का उपयोग उसमें किया जाता है। तो गाड़ियों के जो रेडिएटर होते हैं उनको ठंडा करने के लिए जल का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब ठंडक का मौसम आ रहा है, पाले के से खेत को बचाने के लिए, समझ रहे हैं ना, जब बिल्कुल पाला पड़ने का अवसर होता है दिसंबर लास्ट के महीने में, तो गेहूं वगैरह में क्या होता है कि पाला पड़ेगा तो गेहूं सूख जाएगा, या आलू की फसल है तो आलू की फसल पाला पड़ जाएगा तो भी सूख जाएगी। तो क्या करते हैं किसान, पाले से बचाने के लिए फसलों को खेतों में जल भर देते हैं, खेतों में पानी भर देते हैं। ठीक है ना, जब खेतों में पानी भर देंगे तो क्या होगा, उस पानी की गर्मी से, वास्तव में होता क्या है कि पाला कैसे पड़ता है, जो ठंडा जल होता है एकदम अतिशीतित जल, वह अतिशीतित जल जो है पौधों की नसों में पड़ जाता है। जब पौधों की नसों में पड़ेगा वो, और रात में ठंडा मौसम होगा तो जम करके बर्फ बन जाएगा। समझ रहे बात को, हिम बन जाएगा, हिम के छोटे छोटे कण बन जाएंगे। जब पौधों की नसों में कण बन जाएंगे बर्फ, तो बर्फ का आयतन ज्यादा होता है जल की अपेक्षा। कल समझाया था आपको कि बर्फ का आयतन ज्यादा होता है जल की अपेक्षा, इसलिए जब पौधों की नसें वो बर्फ बन जाएगा तो वो पौधों की नसें उससे फट जाएंगी, तो आप कहते हैं पाला मार गया, इसको सूख जाता है पौधा आपका। और जब पानी भर देंगे आप, ठीक है, तो जल की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है, तो पानी की गर्मी, जल जब चढ़ता है पौधों की नसों पर, पत्ती में चढ़ता है, तो उस गर्मी से जो पौधों की नसों में पड़ने वाला जल है, ठंडा जल है, वो जम करके बर्फ नहीं बनने पाता, क्योंकि पौधों के पास ऊष्मा ऑलरेडी रहती है, पानी वाली गर्मी रहती है ना। इसलिए उस गर्मी से क्या होता है, वो बर्फ नहीं बनने पाता। जब बर्फ नहीं बनेगा तो पौधा पाला मारने से बच जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे बहुत सारे उपयोग हैं जिसमें जल की अधिक विशिष्ट ऊष्मा का आप जो है से आप लाभान्वित होते हैं। स्थलीय समीर और समुद्री समीर का चलना, है ना, स्थलीय समीर और समुद्री समीर का चलना। देखिए, जो समुद्र के किनारे बसे नगर होते हैं, मुंबई है, चेन्नई है ना, जो बड़े बड़े शहर होते हैं, वहां पे क्या होता है,
आप कहते हैं कि दिन रात के तापमान में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, वहां बहुत गर्मी का मौसम भी नहीं आएगा, बहुत ठंडा का मौसम भी नहीं आएगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि समुद्र, जब आप नदी के समुद्र के किनारे खड़े हुए हैं, समझ रहे हैं ना, तो और उसके बगल में रेत है, बालू है, तो आप जब चलते हैं पैदल दिन में, गर्मी के मौसम में क्या है, बालू में आपका पैर पड़ेगा, जल जाएगा। समझ रहे बात को? आप बालू से होके जाइए, नंगे पैरों जाइए, पैर जल जाएगा आपका, ठीक है ना। लेकिन पानी पहुंच जाएंगे, ठंडक का एहसास होगा। ठंडक में सिंचाई आप किए होंगे खेतों की, समझ रहे हैं ना, सिंचाई आप किए होंगे खेतों की, रात में खूब ठंडा मौसम हो, जब आप खेत पहुंच जाएंगे जहां पानी आ रहा है तो आपको गर्मी का एहसास होगा, और बाहर चलेंगे तब ठंडक का एहसास होगा। तो वहां पानी पहुंचने पर आराम मिलता है, पानी के बाहर निकलेंगे तब कष्ट होगा। समझ रहे हैं? तो वैसे जब बालू में चलेंगे, आप मिट्टी में चलेंगे दिन के समय, बता रहा हूं, तो क्या होता है कि पृथ्वी जल्दी गर्म हो जाती है। पृथ्वी जल्दी गर्म होती है, बालू या रेत तो और भी जल्दी गर्म होते हैं और जल्दी ठंडे हो जाते हैं। उसके सापेक्ष जो जल हमारा है उसकी विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा होती है, इसलिए वो ज्यादा ऊष्मा पाएगा तब जाकर गर्म होगा। इसलिए वह उतना गर्म नहीं रहता जितना गर्म आपका बालू होता है या आपकी रेत होती है। इसलिए आप वहां पहुंचते हैं तो आपको ठंडा का। और रात में क्या होता है, इसका उल्टा, रात में जो है, जो देर तक ऊष्मा प्राप्त किया है वह देर तक ऊष्मा निकालेगा, तो पृथ्वी जल्दी ठंडी हो जाती है, और जो आपका जल है, नदी का जल है या समुद्र का जल है, उसमें गर्मी अधिक देर तक बनी रहेगी, वहां पर वो गर्म रहेगा रात में और पृथ्वी ठंडी हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा। तो समुद्र के किनारे क्या होता है कि रात के समय, दिन के समय पृथ्वी जब गर्म हो जाती है तो यहां से जो वायु है, यहां की वायु ऊपर उठ जाती है, क्योंकि गर्म वायु जो होती है उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, उसका आयतन कम, उसका घनत्व कम हो जाता है। गर्म वायु का घनत्व कम हो जाता है तो गर्म वायु ऊपर उठ जाती है, उस स्थान को कवर करने के लिए उसके अगल बगल की वायु आती है, और अगल बगल क्या है, समुद्र है। तो समुद्र अपेक्षाकृत ठंडा है पृथ्वी से, इसलिए उसके ऊपर की वायु ठंडी होगी, तो वो ठंडी वायु क्या है, दिन के समय चलती है। ऐसे समुद्र समीर को हम कहते हैं समुद्री समीर, ठीक है। तो समुद्री समीर जो है वो क्या होता है, दिन में जो है समुद्र से चलता है स्थल की ओर, तो जो दिन वाली गर्मी है कहां पर, यहां पर पृथ्वी पर बगल में जो जमीन है वो शहर में, वहां पर जो है उस गर्मी को शांत करता है, क्योंकि वहां ठंडी वायु चल रही है, वहां से ठंडी वायु आ रही है। रात के समय क्या होता है कि पृथ्वी जल्दी ठंडी हो जाती है, तो यहाँ के आसपास की वायु ठंडी हो जाती है, और अपेक्षाकृत समुद्र गर्म रहता है तो उसके ऊपर की वायु भी गर्म रहती है। समझ रहे बात को? तो दिन के समय ठंडी वायु यहां से चली जाती है, कहां, समुद्र की तरफ। तो रात के समय, माफ कीजिएगा, रात के समय, तो रात के समय स्थलीय समीर चलता है समुद्र की तरफ, स्थल समुद्र की तरफ, और दिन के समय समुद्री समीर समुद्र से स्थल की तरफ चलता है। इस क्रिया में क्या होता है कि हवा का जो आदान प्रदान होता रहता है, इससे दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत अधिक डिफरेंस नहीं आने पाता। समझ गए बात को? तो ये जल की विशिष्ट ऊष्मा के बहुत सारे उपयोग होंगे, और भी उपयोग होंगे, आप पढ़ लीजिएगा। चलिए, तो ये आपको बता दिया हमने विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है। अब ऊष्माधारिता क्या है? ऊष्माधारिता देखिए, ऊष्माधारिता और विशिष्ट ऊष्मा में बहुत एक छोटा सा माइन्यूट अंतर है। क्या अंतर है? यहां पर हमने क्या दिया था, 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर, ध्यान दीजिएगा, 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर जितनी ऊष्मा की मात्रा की आवश्यकता होती है वही उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा है। तो यहां पर हमने पदार्थ का द्रव्यमान भी फिक्स कर दिया, और जो ताप वृद्धि हो रही है वो भी फिक्स कर दिया। जब पदार्थ का द्रव्यमान फिक्स कर दिया आपने, ताप वृद्धि फिक्स कर दिया, तो कितनी ऊष्मा देनी पड़ेगी वो भी फिक्स हो गया, फिर वो फिक्स हो गया। इसे 1 ग्राम लोहा लेंगे और उसका तापमान बढ़ाएंगे 1 डिग्री सेल्सियस। जब लोहे का द्रव्यमान आपने 1 ग्राम फिक्स कर दिया और तापमान आपने कह दिया बढ़ाना है 1 डिग्री सेल्सियस, तो कितनी ऊष्मा लगेगी वो भी निश्चित हो गई, फिर वो घट बढ़ नहीं सकती। फिर वही लोहा 1 ही ग्राम लेना है, तापमान बढ़ाना 1 ही डिग्री सेल्सियस, तो ऊष्मा तो जो एक बार लगेगी वही हमेशा लगेगी। इसलिए विशिष्ट ऊष्मा जो होता है ये पदार्थ का गुण होता है। विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ का गुण है, ये कभी परिवर्तित नहीं होता। लोहे की विशिष्ट ऊष्मा जो होगी
उतनी ही रहेगी, चाहे लोहे की लंबाई ज्यादा हो, चाहे कम हो, चाहे मोटा हो, चाहे छोटा हो, चाहे जैसा भी लोहा हो। लोहा है तो उसकी विशिष्ट ऊष्मा वही उतनी रहेगी। जल है, जल चाहे ज्यादा मात्रा में हो, चाहे कम मात्रा में हो, कहीं का भी जल हो, उसकी जो विशिष्ट ऊष्मा है उतनी ही रहेगी। ठीक है। ऊष्मा धारिता में क्या होता है कि किसी पदार्थ के कुल द्रव्यमान का ताप, इसमें जो है द्रव्यमान फिक्स नहीं दिया गया है, कह दिया गया कुल द्रव्यमान का ताप, मतलब द्रव्यमान कम है तो कम द्रव्यमान का ताप, ज्यादा है तो ज्यादा द्रव्यमान का ताप। बढ़ाना है 1 डिग्री सेल्सियस, बढ़ाना है 1 डिग्री सेल्सियस, तो किसी पदार्थ के कुल द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की मात्रा की आवश्यकता होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको ऊष्मा धारिता बोलते हैं या हीट कैपेसिटी बोलते हैं। हीट कैपेसिटी या इसको ऊष्मा धारिता बोलते हैं। किसी पदार्थ के कुल द्रव्यमान का ताप, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की मात्रा की आवश्यकता होती है उसे ऊष्मा धारिता कहते हैं। यह पदार्थ का गुण नहीं होता, अर्थात यह पदार्थ की मात्रा कम या अधिक होने से परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, यह परिवर्तनशील है। ठीक है ना। कैलोरी विधि का सिद्धांत क्या है? देखिए, आप जब दो अलग अलग ताप की वस्तुएं होती हैं, दो अलग अलग ताप की वस्तुएं हैं, उनको एक दूसरे में मिक्स करते हैं, मिलाते हैं, तो जो वह वस्तु जिसका तापमान ऊंचा होता है वह ऊष्मा देती है और जिसका तापमान नीचा होता है वह ऊष्मा लेती है। क्लियर बात हो गई? जिसका तापमान ऊंचा होता है वह ऊष्मा देती है और जिसका तापमान नीचा होता है वह ऊष्मा लेती है। तो अगर इस ऊष्मा के आदान प्रदान में, देने लेने में ऊष्मा का कोई क्षय नहीं हो रहा है, मतलब देने वाला एक है, लेने वाला दूसरा है, और ऊष्मा कहीं वायुमंडल कहीं भी क्षय नहीं हो रही है, तो इस अवस्था में दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा। ठीक है ना। हीट गिवन इज इक्वल टू हीट टेकन। दी गई ऊष्मा इज इक्वल टू ली गई ऊष्मा, अर्थात एक वस्तु के द्वारा जिसका तापमान ऊंचा है, ऐसा नहीं इसके पास ज्यादा ऊष्मा है वही ऊष्मा देगा, ऐसा नहीं होता। जिसके पास कम ऊष्मा है वो भी ऊष्मा दे सकता है, लेकिन उसका ताप ऊंचा हो। ऊष्मा हमेशा अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की तरफ चलती है। इसलिए ठीक है, जब ऊंचे ताप वाली वस्तु ऊष्मा देगी और कम ताप वाली वस्तु ऊष्मा लेगी, तो इस ऊष्मा के आदान प्रदान में अगर कोई क्षय नहीं हो रहा है कहीं पे, तो उस अवस्था में दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा। अब क्षय ना हो ऊष्मा का, ऐसा संभव कैसे है? या तो किसी बंद बर्तन में, एकदम पैक बर्तन में ये काम हो, समझ रहे हैं? नहीं, दो आपने पानी मिला दिया, ऐसे पानी मिल रहा है, ऊष्मा दे रहा है, वायुमंडल में ऊष्मा जा रही है, कौन रोक पाएगा उसको? नहीं, कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए एक ऐसा बर्तन जो कि इस ऊष्मा के आदान प्रदान को रोके, उसे कहते हैं कैलोरी मापी या कैलोरी मीटर कहते हैं इंग्लिश में। कैलोरी मापी या कैलोरी मीटर क्या होता है? यह तांबे का बना हुआ एक बेलनाकार बर्तन होता है। तांबे का बना हुआ बेलनाकार बर्तन होता है, इसके अंदर की सतह को, बाहर की सतह को पेंट करके चमकदार बना दिया जाता है। चमकदार बना देंगे तो ऊष्मा जब टकराएगी तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बाहर नहीं जा पाएगी। बाहर की ऊष्मा बाहर रह जाएगी, अंदर वाली अंदर रह जाएगी, तो उसको चमकदार कर देंगे अगर हम, तो चिकनी सतह से ऊष्मा का परावर्तन हो जाता है। क्लियर बात हो गई? फिर इस तांबे के बर्तन को क्या करेंगे? एक लकड़ी के बने हुए आयताकार बॉक्स में रख देंगे। क्योंकि लकड़ी बॉक्स है, इसे लकड़ी ऊष्मा कुचालक होती है, ऊष्मा को जाने नहीं देगी, तो लकड़ी के बने ऊष्मा एक बॉक्स में रख देंगे और इस बेलनाकार बर्तन और लकड़ी के बॉक्स के बीच में जो खाली स्थान होता है उसको हम किसी कुचालक पदार्थ, रुई है, लकड़ी का बुरादा है या चारकोल है या जो है नमदा है ना, ऐसे जो भी कुचालक पदार्थ है उससे भरकर पैक कर देंगे, जिससे ऊष्मा बिल्कुल भी ना आने जाने पाए। ऊपर का ढक्कन भी लकड़ी का रहेगा, सब चीज पैक रहेगा बिल्कुल। ऊपर केवल 2 छिद्र बने रहेंगे, एक छिद्र में रहेगा थर्मामीटर, उसी से हम देखते रहेंगे तापमान जो है कब जाके स्थिर हो रहा है, अर्थात दोनों पानियों को आपने मिलाया है, 2 वस्तुओं को मिलाया है, तो तापमान कितना घट रहा है, बढ़ रहा है। दूसरा जो छिद्र होता है पतला सा, उसमें एक मुड़े हुए तार का विलोडक होता है, जिससे पानी को आप लगातार हिलाते रहेंगे, क्योंकि पानी स्थिर रहेगा तो
ऊपर के तापमान में नीचे के तापमान में डिफरेंस आ जाएगा, इसलिए इस क्रिया में क्या होता है, हिलाते रहते हैं हम। तो कहने का मतलब एक कैलोरी मापी जो है बंद बर्तन के भीतर अगर ऊष्मा के आदान प्रदान घटना हो रही है तो उस अवस्था में दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा होती है। इसका सूत्र क्या है ये आपको हम कल निकलवाएंगे। ठीक।